31, 332, 3%, 3 3 4 4 करके पढ़ते हैं। लोकसभा है, लोकसभा में लोकसभा में जो SC है या ST है, इसके आरक्षण की व्यवस्था करेगी। जैसे कोई भी चाहे प्रधानी का भी चुनाव, छोटा चुनाव होता है, उसमें भी आरक्षण है। कहीं पे भी एडमिशन ले जाओ, उसमें आरक्षण है। इसी तरीके से लोकसभा की जो सीटें हैं, उनमें भी आरक्षण होगा SC और ST के लिए। इसमें दोनों को आरक्षण मिलना है लोकसभा में। तो लोकसभा में जो आरक्षण मिलेगा वो SC के लिए दिया जाता है। 84 सीटें दी गई हैं, जबकि ST के लिए 97 सीट, 47 एक 47 सीट, उसे 97 सीट दिखाता है। तो इसमें SC के लिए 84 और ST के लिए 47 सीटों का प्रावधान किया गया। ये प्रावधान जरूरी था क्योंकि ये बहुत पिछड़े हुए लोग, उनकी आवाज़ उठाने के लिए। अब कोई अगर तुम्हारे समाज का है या तुम्हारे कास्ट का या जाति का, तो वो ज़्यादा से अच्छे समझ सकता है, तुम्हारी बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकता है या रख सकता है। अगर तुम्हारे आसपास का कोई संसद या बिरादरी का बनता है, तो देखते हो कि हर इंसान जात के लिए मरा करता है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए इनको आरक्षण मिला कि इनकी बात कौन कहेगा। भाई जो जमीनी स्तर पर जो इनसे जुड़ा हुआ है, इनकी बात समझ सकता है। इसलिए इनको आरक्षण दे दिया कि इतनी सीटों पर यही रहेंगे कन्फर्म। फिर 31 पर आ जाओ, तो 30 समझ में आया कि इसमें लोकसभा में SC और ST के आरक्षण की सुविधा है। SC के लिए सीटें इतनी रहेंगी आरक्षित और ST के लिए इतनी आरक्षित रहेंगी। 31 में दे दिया कि जो एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन होते हैं? 2। क्या अभी ये हैं? क्यों हटा दिए गए? क्यों हटा दिए गए? क्या एंग्लो इंडियन बचे नहीं? एंग्लो इंडियन है कि नहीं है? अब नहीं है एंग्लो इंडियन। और एंग्लो इंडियन केवल उन्हीं को कहा जाता था जो यूरोपीय होते थे। अपने यहाँ जितने भी कंपनियां आई, सब टोटल यूरोपीय थी। चाहे फ्रांसीसी आई हो, डच आई हो, पुर्तगाली आई हो, इंग्लैंड से, सब टोटल पूरी कहाँ की थी? यूरोप की थी। इसलिए हम लोग केवल कहते थे कि जो एंग्लो इंडियन है वो कहाँ के होंगे? केवल यूरोप के। तो यूरोपीय जो लोग थे उन्हीं को केवल मिलती थी ये सुविधा। नहीं, उसे एंग्लो इंडियन नहीं मिलता है, उसे भारत की नागरिकता मिल जाती है सीधे। उसे एंग्लो इंडियन नहीं कह सकते। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है कि माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। जब विदेशी भारत आए तो यहीं शादी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? एक विदेशी हो गया या लड़की आई तो लड़के शादी करेगी, लड़का आया तो लड़की शादी करेगा, तो एक भारतीय हो गया। उनमें डाला गया था कि एक भारतीय होना चाहिए, तभी वो एंग्लो इंडियन, उसके लड़के जो होंगे वो एंग्लो इंडियन कहलाएंगे। तो 47 में जब देश आज़ाद हुआ, 1947 में, तब एंग्लो इंडियन ने कुछ शादी करी होगी। जब उनके लड़के बच्चे हुए होंगे तो उन्होंने 70 के आसपास, या 70 के आसपास शादी कर ली होगी। 22-25 साल में शादी हुई होगी, 70 के आसपास शादी हो गई होगी उनकी। अब 70 के आसपास तो हमारा देश आज़ाद था ना, तो उस समय तो बाहर से विदेश से शादी करने कोई चांस है नहीं था। चांस था क्या उस समय? तो उस समय क्या थे? सब भारतीय में शादी कर रहे थे ना। केवल एंग्लो इंडियन कहाँ थे? 47 में थे। यहाँ तो प्योर इंडियन बन गए। जो इनके भी लड़के होंगे इस समय प्योर इंडियन बन गए कि नहीं बन गए? तो इसलिए अब ये है ही नहीं है, इसलिए सुविधा खत्म कर दी गई। यानी ये अनुच्छेद जो है खत्म कर दिया गया, सुविधा नहीं है। अब एंग्लो इंडियन है ही नहीं है तो सीट की रिजर्व करने की जरूरत है नहीं। फिर विधानसभा, तीन है, 3% आरक्षण। विधानसभा में SC,
व ST, इनको आरक्षण की सुविधा है। यहाँ पर लोकसभा के लिए था, इधर है विधानसभा। जैसे ये वाला जो सिस्टम 130 से डायरेक्ट 32, तो 131 से डायरेक्ट कहाँ जाएगा 33। जो चीज़ यहाँ लोकसभा में थी वही चीज़ यहाँ क्या होगी राज्यसभा में होगी। तो यहाँ भी एंग्लो इंडियन आएगा कि नहीं आएगा, एंग्लो इंडियन आएगा, लेकिन ये कहाँ होगा, हाँ, ये होगा विधानसभा में, राज्य में या विधानसभा में। और विधानसभा में एक सीट रखी जाती थी, विधानसभा में एक सीट रखी जाती थी, जबकि लोकसभा में दो। अब इसका भी कोई काम नहीं बचा, ये भी खत्म हो चुका है, ये काम था नहीं, लेकिन ये पहले थे अब नहीं बचे। फिर आते हैं हम लोग अब। अच्छा, ये जो लोकसभा विधानसभा है, विधानसभा में SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण है, तो कितनी कितनी सीटें मिलेंगी इनमें, इसमें कितनी कितनी सीटें दी जाएंगी। सीटों का निर्धारण इसमें किया जा सकता है? इसमें सीटों का निर्धारण नहीं हो सकता है, क्योंकि हर राज्य की विधानसभा की सीटें अलग अलग हैं। जब हर राज्य की विधानसभा की सीटें अलग अलग हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि इनमें हम ये नहीं कह सकते कि तुमसे कि इतनी इसमें देना पड़ेगा, ये हम कुछ कह नहीं सकते इसमें। ठीक, चलो अब आ जाओ 34 में आओ। अभी जब विधानसभा में या लोकसभा में SC और ST को जो सीटों का आरक्षण दिया जाता है, क्या परमानेंट आरक्षण है? परमानेंट आरक्षण है? परमानेंट नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तो इनको खत्म किया जाएगा। इसीलिए अब संविधान में अगर कोई चीज लिख दी गई तो फिर वो परमानेंट हो जाएगी। परमानेंट नहीं मिली है इनको सुविधा, कुछ समय के लिए है, लेकिन ये सुविधाएं बढ़ाई जाती है हमेशा 10 साल के लिए। सरकार जो भी काम करती है हमेशा 10 साल के लिए बोलती है, ये चीज 10 साल तक के लिए माने रहेगी। तो 34 यही कहता है। 34 यही बोलता है कि जो लोकसभा है और विधानसभा है, इनमें जो SC और ST के लिए जो सीटों का आरक्षण है अनुच्छेद 330 अनुच्छेद 332 में सीटों का आरक्षण है दोनों के लिए। तो ये जो आरक्षण है ये परमानेंट नहीं है और ये हमेशा 10 साल के लिए बढ़ेगा। अभी 2020 में ये खत्म हुआ था, जो पिछला संशोधन था उसमें 2020 के लिए कर दिया गया था। अब 2020 में 20 के पहले फिर संशोधन करके 2020 के अपेक्षा कर दिया गया 2030 तक, 2030 तक कर दिया गया। अब जब 30 तक कर दिया गया तो अब हमारे लिए जो शेड्यूल कास्ट है या टर्मिनल कास्ट है ये कब तक रहेगी लोकसभा और विधानसभा में? ये जो सीटों का बंटवारा अभी मिला है 84 47, ये कब तक रहेंगे? 2030 तक। 30 के पहले इनको हटाया नहीं जा सकता। अच्छा, 30 के पहले क्या लोकसभा का चुनाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? किसमें पड़ेगा बताओ? अभी 2019 में हुआ था, अब 2024 में होगा, 24 के बाद 29 में होगा, 29 तक आते आते फिर ये जब 30 तक था, ये जब 29 का हो जाएगा चुनाव उसी समय निर्धारित कर दिया जाएगा ये 40 तक होगा कि नहीं होगा। इसके पहले निर्धारित कर देंगे कब तक रहेगा, फिर 40 तक बढ़ा सकते हैं। हमेशा 10 साल के लिए बढ़ता है, ये ध्यान रखना। हमेशा ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपके तो पहले 2000 रहा होगा, फिर 2010 फिर 20, अब 30 के लिए कर दिया गया, आगे चल के 40 तक किया जा सकता है। 335। अच्छा, जैसे हम कोई नौकरी कर रहे हैं या सरकारी कर रहे हो या प्राइवेट कर रहे हैं, तो क्या जो SC है या ST है इसको प्रमोशन में छूट मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है। जब नौकरी में छूट मिलती है तो क्या प्रमोशन में छूट मिलती है? प्रमोशन में भी छूट मिलती है। प्रमोशन में भी छूट मिलती है। जो नीचे जो SC है उसको पेपर थोड़ा उसकी मेरिट कम जाएगी, कम जाती है मेरिट,
और जो हाई का है तो मेरिट थोड़ा ज़्यादा जाती है, तो प्रमोशन में भी कुछ छूट मिलती है। तो 35 में यही कहा गया है कि जो सरकारी नौकरी है या लोक नियोजन संबंधी है, लोक नियोजन है, लोक नियोजन में 80 और एसटी के लिए प्रमोशन में छूट है। इसको प्रमोशन में छूट दी जाएगी। हालांकि ये कुछ खास है नहीं, खास हमारा तो ये 4 जरूरी है हमारे लिए, ये 4 इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये वाले 34, 35, 36 और 37 ये तुम्हारे इम्पोर्टेंट नहीं है उतने। तो लोक नियोजन की समानता की बात की गई है उसमें, यानी नौकरियों में सभी के लिए क्या होगा, समानता का अधिकार मिलेगा, यानी नौकरी में फॉर्म डाल सकते हैं। और यहाँ प्रमोशन की बात चल रही है, तो ये तुम्हारे लिए 34, 35, 36 ये कुछ खास है नहीं। हम बता दें इसमें लोक नियोजन आ जाएगा, इसमें आ जाएंगे एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, इसको भी लोक नियोजन में प्रमोशन में छूट मिलती है। 37 में इसमें भी एंग्लो इंडियन आएगा, लेकिन एंग्लो इंडियन आने के बाद इसमें एंग्लो इंडियन की शिक्षा पर ये जोर दिया गया है, यानी उनको पढ़ाना पड़ेगा, शिक्षा पर जोर दिया गया। ये कुछ खास है नहीं, बहुत कम पूछेगा इनसे, पूछेगा फिर तुम्हारा इम्पोर्टेंट पड़ता है 338, यहाँ से फिर इम्पोर्टेंट बहुत बनते हैं, यहाँ से इधर से चलेगा, इधर से बनेगा। तो प्रावधान उस समय का है ना, तभी तो कहीं इनसे पूछता है नहीं क्वेश्चन। इस समय की जब देश में संविधान लागू हुआ तब इंग्लो इंडियन थे, तब के हिसाब से संविधान बनाए। अब ऐसा तो है नहीं कि संविधान से कोई चीज़ हम निकाल नहीं सकते ना, उसी में संशोधन कर करके लिख सकते हैं, लेकिन हटा नहीं सकते कोई चीज़। तो अब लिखी है जो चीज़ तो हट सकते नहीं, बस ये है कि कोई चीज़ है तो जैसे निरसित डाल देता है सब, यानी पूरा पूरा चीज़ें भी रसित कर दी जाती है, तो वो चीज़ लागू नहीं है। ये चीज़ हट गई, हट गई मतलब निरस्त है, लेकिन हटी नहीं है, लिखी तो वहीं पर है, मिटाओ थोड़ी देंगे, लिखी है वहीं पर। 338 में आओ, 338 बोलता है कि जो SC है, जो SC है तो उसके लिए कोई ना कोई आयोग बनाना पड़ेगा, आयोग लाना पड़ेगा, तभी तो इनकी कोई ना कोई बात उठाएगा। कैसे पता चलेगा कि कौन SC में रहेगा, कौन ST में रहेगा, कौन सी जाति SC में आएगी, कौन सी जाति ST में आएगी, ये काउंट करके कौन बताएगा, कोई ना कोई आयोग बनाना पड़ेगा। तो 338 में बता दिया गया कि जो SC के लिए आयोग होगा उसमें 7 सदस्य होंगे, और वो 7 सदस्य प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, डायरेक्ट राष्ट्रपति नियुक्त कर देगा, प्रधानमंत्री सलाह देगा, तब आराम से नियुक्त हो जाएंगे। 7 सदस्य होंगे, ये सुविधा पहले नहीं थी जब संविधान लागू हुआ था, केवल इसमें आयोग दिया था, लेकिन आयोग में कितने सदस्य बनना है, कौन इसका अध्यक्ष बनेगा, तो इनके समिति के अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज के अध्यक्ष में, अध्यक्ष कौन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बनाया जाता है, समिति या आयोग के अध्यक्ष। ये था 65वां संविधान संशोधन था, 65वें नंबर का संविधान संशोधन 1989। जरूरी थोड़ा है कि एक साल में एक ही संविधान संशोधन है, जरूरी है कि एक साल में एक ही होगा, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। अरे ये वाला सन वही रहेगा, हो सकता है जनवरी में किया गया, फरवरी फिर दूसरा पारित कर दिया, चलो आगे चल के फिर तीसरा चौथा पारित कर डाले अपना, तो सन तो सेम हो सकता है, लेकिन संविधान संशोधन सेम नहीं होगा। ये तो सेम हो सकता है, एक साल में 3-4 संशोधन कर डाले, क्या फर्क पड़ता है। 89 का है। 65वें संविधान संशोधन में सुविधा करेगी कि 100 सदस्य बनेगा और 7 सदस्य होंगे। ये एक अध्यक्ष होगा, उसकी नियुक्ति करी जाएगी, वो बताएगा कि शेड्यूल कास्ट में या SC में कितनी जातियाँ आएंगी, किस जाति को रखा जाएगा, किस जाति को नहीं रखा जाएगा। फिर 338 का अब इसमें शेड्यूल कास्ट के लिए तो थी व्यवस्था, लेकिन मतलब SC के लिए थी, लेकिन ST के लिए कुछ नहीं था, तो फिर संशोधन किया गया, सीधे संशोधन ही कर दिया गया
2003 का संशोधन था ये। शायद 93वां संविधान संशोधन 2003 का था। उसके तहत एसटी आयोग बनाया गया। इससे भी वही प्रक्रिया रहेगी कि इसमें नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। इसमें सदस्य कितने थे? इसमें सदस्य कितने होंगे? 5। यानी ये रहेगा 5 सदस्य और ये रहेगा 7 सदस्य। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। तुम्हारे लिए ये 4 इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये तो उसके बाद देखो, अब ये तो हो गया शेड्यूल कास्ट के लिए, टर्मिनेट कास्ट के लिए हो गया। अब आता है ओबीसी की बात करते हैं। फिर ओबीसी का बात करते हैं तो आता है 340 में। 340 में आते हैं। इसको हटाए थोड़ा, हटाते हैं, बाद में देखा जाएगा। इसको हटाते हैं, आते हैं 340 में। अदर बैकवर्ड कास्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग में अब ये भी इतनी समस्या थी कि उस समय इसमें भी अध्यक्ष या इस तरह के कुछ नहीं था, तो इसमें भी अध्यक्ष बनाना पड़ा। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि जो ओबीसी है या अन्य बैकवर्ड कास्ट है, इसमें करीब बहुत सारी जाति, इसी में 1700 के आसपास केवल ओबीसी जातियाँ हैं। 1700। अभी तो हमारा थर्ड जेंडर भी ओबीसी में डाल दिया गया। थर्ड जेंडर तो किन्नर बोलते हो। पहले जब फॉर्म भरने आता था 2014 के पहले, तब उसमें थर्ड जेंडर का डायरेक्ट ऑप्शन आता था। अब थर्ड जेंडर का ऑप्शन नहीं आता है, अब केवल मेल और फीमेल 2 ही ऑप्शन चलते हैं। पहले थर्ड जेंडर डाला गया था, लेकिन 2014 के बाद थर्ड जेंडर को उठा कर डाल दिया गया ओबीसी। ओबीसी को 27% जो आरक्षण मिला तो उसी में दिया जाता है, और उनको एक से अलग से आरक्षण चाहिए था। तो इसके लिए सबसे पहली जो समिति बनी थी वो थी काका कालेलकर। काका कालेलकर समिति। काका कालेलकर समिति बनी, लेकिन ये कुछ खास कर नहीं पाई। उसके बाद जब फिर मोरारजी देसाई की समिति वो बनी, सरकार बनी 1970 में बनी थी। 1979 में वो लोग लेके आए, एक बनाया ओबीसी के लिए बनाया मंडल आयोग। काका कालेलकर आयोग बोलो चाहे समिति बोलो, ये बना मंडल आयोग। मंडल आयोग ने कहा कि जो ओबीसी में जातियां हैं इनको आरक्षण मिलना चाहिए। जिसे उनमें एससी को आरक्षण था, एसटी को आरक्षण था, तो ओबीसी को भी आरक्षण दिलाया इसने कहा कि वो ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। सरकार मान गई। इस समय ओबीसी को क्या परसेंट आरक्षण मिला हुआ है? 27% आरक्षण। ओबीसी में जातियां ज़्यादा है, लेकिन आरक्षण भी 27% केवल। काका कालेलकर समिति। अब ओबीसी में देखते हो क्या 2 कैटेगरी डाल देता है। ओबीसी की भी कैटेगरी होती कि नहीं होती? एक ओबीसी को 2 कैटेगरी बनाता है। एक बना देता है क्रीमी लेयर, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। फॉर्म भरते हो तो उसमें पूछता है ऑप्शन में, अरे नहीं भरते हो तो जो भी भरता है तो वो उससे पूछेगा ओबीसी हो, तुमने ओबीसी बता दिया। अब ओबीसी तुमसे वो क्यों नहीं पूछता है कि ओबीसी में किस में आते हो, क्रीमी लेयर में आते हो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हो। क्रीमी लेयर में बता दिया कि जिसकी जब बना था आयोग तो उसने कहा था कि अगर तुम्हारी सालाना इनकम 4.5 लाख है, 4 लाख से फिर 6 लाख करी गई थी, इस समय 8 लाख कर दी गई है। यानी तुम साल में अगर तुम्हारी इनकम 8 लाख के ऊपर है तो तुम क्रीमी लेयर में आओगे।
और क्रीमी लेयर में अगर आते हो तो तुम्हें जो आरक्षण मिल रहा है 27% का, ये क्या कर दिया जाएगा, नहीं मिलेगा। ओबीसी में होने के बावजूद तुम्हें आरक्षण नहीं मिलेगा यदि तुम क्रीमी लेयर में आते हो तो। आपके जो सरकारी नौकरी भी कर रहे होंगे तब भी तुम क्रीमी लेयर में नहीं आ पाओगे, क्योंकि सरकारी नौकरी में जो ज़्यादा वेतन मिलता है उनमें तो आ जाओगे, लेकिन जो 25-30 हज़ार या 40 हज़ार भी तुमको मिलता है, अगर 40 हज़ार भी तुमको मिल रहा है तो क्या तुम क्रीमी लेयर में आ जाओगे भाई? बच्चों का 48 लगभग 5-6 लाख के आसपास तो बनेगा, कहाँ पहुँच जाएगा? तब भी नहीं पहुँच पाओगे। अगर 50,000 रुपये मंथली का होगा तब 6 लाख पहुँच पाओगे, तब भी 8 लाख तक है। तो 8 लाख के अगर ऊपर जाते हो तो तुम आ जाओगे क्रीमी लेयर में। लेकिन 8 लाख के ऊपर जिसकी जाती भी है तो आराम से सर्टिफिकेट ओबीसी का बनवाता है, आराम से पैसा दे दो 1000-8 रुपये, तो वो क्रीमी लेयर से उठा के तुमको कहाँ डाल देगा, नॉन क्रीमी लेयर में। आराम से यहाँ 8 लाख के नीचे अगर तुम्हारी इनकम है तो तुम किस में आ जाओगे, नॉन क्रीमी लेयर में। तो तुमने केवल ओबीसी बताया, तुम्हारा फॉर्म भर के कंप्लीट, वो जानता है कि तुम कितना ही कमा रहे होगे तब भी 8 लाख के ऊपर नहीं पहुँच पाओगे। तो स्वाभाविक सी बात है, तुमसे नहीं पूछेगा कि नॉन क्रीमी लेयर में होगी क्रीमी लेयर में, पूछता है तुमसे कुछ है? हाँ, EWS जो मिला है अभी, देखो EWS ओबीसी का जो आरक्षण मिला है वो जाति के आधार पे नहीं है। ओबीसी को जो आरक्षण मिलता है वो जाति के आधार पे नहीं मिलता, जाति के आधार पे आरक्षण मिलता है SC और ST को। इसको आरक्षण मिलता है EBC के तहत, EBC इकोनॉमिकल बैकवर्ड कास्ट के तहत, यानी आर्थिक कमजोर। जैसे EWS बना है जो, तो इकोनॉमिकल है उसमें भी, EWS में तो इकोनॉमिकल पर्पस, यानी तुम आर्थिक रूप से कमजोर हो, जाति के आधार पर नहीं मिलता है आरक्षण, क्योंकि संविधान में लिखा है कि सभी जातियां क्या है, सभी जाति को बराबर तो का महत्व मिलेगा। तो तुम्हें जाति के आधार पर आरक्षण नहीं मिलता है, आरक्षण मिलता है तुम्हें केवल इकोनॉमिकल यानी आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण मिलता है। तो ओबीसी को जो आरक्षण मिला है वो जाति के आधार पर नहीं है, वो केवल आर्थिक रूप से कमजोर के कारण मिलता है। जो EWS मिला वो भी आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण मिला है। इसी में किसी किसी राज्य में 2 में फिर बांट देता है, यानी जो ओबीसी होगा उसको भी काट देगा कि BC1 BC2, फिर BC1 में रखेगा, अदर राज्य का अलग रहता है, BC1 को रखेगा क्रीमी लेयर में, फिर BC2 को डाल देगा नॉन क्रीमी लेयर में। तो अलग अलग राज्यों का अलग अलग होता है। जो केंद्र का है वो में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर चलता है। अब 340 समझ में आया कुछ? सबसे पहला आयोग कौन सा बना था, काका कालेर का। दूसरा आयोग जो 27% आरक्षण मिला है किस आयोग में मिला है, मंडल आयोग में। हम थोड़ा सा आता है 341 और 300 लास्ट तक था 42 तक, 42 तक हो जाएगा। जो SC है, ये SC का जो कुछ ऐसा देखा होगा कभी कभी कि क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है कि ये क्षेत्र घोषित है, SC घोषित है, या क्षेत्र ST घोषित है। और वहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है, जैसे प्रधानी का चुनाव होता है अपने यहाँ, उसमें दे देता है कि महिला सीट आई है, OBC सीट आ रही है, तो वो सीट आरक्षित कर दी जाती है कि अब 10 साल तक 15 साल तक महिला सीट आएगी। तो बाद 3 पंचवर्षीय महिलाएं सीट आ रही है, 2 पंचवर्षीय का OBC सीट आ रही है, SC सीट आ रही है, आती कि नहीं आती है? जैसे अपने यहाँ पहले इस बार जो पहले सीट आई थी तो SC आई थी, फिर दोबारा चेंज करके फिर OBC डाल दी गई। OBC में डाल दोगे तो जनरल में डाल सकते हैं आराम से। तो फिर सीट चेंज कर दी गई, ये आरक्षण दिया जाता है। तो ये आरक्षण कौन देगा इनको, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बोल देगा कि इस क्षेत्र में ज्यादा लोग रह रहे हैं SC कैटेगरी के, तो वो क्षेत्र घोषित कर देंगे SC वाला। ये अधिकार केवल रहता है राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति चाहेगा इस क्षेत्र में ज्यादा SC है तो उस क्षेत्र को SC क्षेत्र घोषित कर देगा और वहां से SC ही चुनाव लड़ सकता है। बात समझ में आई? कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या? अरे फिर आता 42। तो जो चीज राष्ट्रपति यहाँ कर रहा था 41 में,
एससी के लिए वही चीज राष्ट्रपति कहाँ एसटी के लिए करेगा। जहाँ एसटी ज्यादा है से पूर्वोत्तर में एसटी मतलब है शेड्यूल्ड टर्मिनेट, यानी जो चलते फिरते रहते ज्यादातर एक जगह टिकते नहीं है, उनके लिए भी अगर कोई क्षेत्र घोषित करना है तो कौन घोषित करेगा? राष्ट्रपति घोषित करेगा। इसके तहत राष्ट्रपति एससी और एसटी के लिए घोषित कर देगा। 341 के तहत एससी को घोषित कर देगा और 342 के तहत एसटी को एसटी क्षेत्र घोषित कर देगा। फिर वहां पर दायित्व किसका रहेगा? यानी यहाँ अब देख रेख कौन करेगा? केंद्र सरकार सीधे। अब राष्ट्रपति घोषित कर रहा है तो केंद्र के अंडर में आ गया और ये चीज लिखी जाती है। 340 पढ़ाया था, 339 में लिखा गया है कि जो एससी और एसटी, जहाँ पर एससी और एसटी ज्यादा होंगे या जनसंख्या में बहुसंख्यक होंगे, वहां पर सीधा प्रशासन किसका रहेगा? केंद्र का रहेगा। वहां सीधा प्रशासन किसका हो जाएगा? केंद्र का। क्योंकि इसके पहले इसको 39 में डाला गया, इसीलिए डाला गया कि जहाँ पर एससी और एसटी का जो क्षेत्र घोषित हो जाएगा वहाँ आधिपत्य किसका हो जाएगा? केंद्र का। फिर वहाँ राज्य का कोई मतलब नहीं जाएगा। वहाँ की देख रेख कल्याणकारी जो भी सुविधाएं आएंगी कहाँ से आएंगी? केंद्र से आएंगी। और उसके बाद फिर बताया गया कि राष्ट्रपति जिस चीज़ को चाहे, जिस जगह को अगर लगता है उसे यहाँ ज़्यादा लोग रह गए एससी के एसटी के, उस क्षेत्र को एससी क्षेत्र घोषित कर सकता है और एसटी क्षेत्र घोषित कर सकता है। 342 तक कंप्लीट में केवल 330 में क्या बताया अभी? 330 में लोकसभा में एससी के लिए आरक्षण। 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन। 332 विधानसभा में एससी और एसटी का आरक्षण। हर राज्य में अलग अलग है, सीटें भी अलग अलग होंगी। फिर 333 विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन। 334 एससी यानी जो लोक नियोजन में प्रमोशन में छूट मिल जाएगी। 335 एंग्लो इंडियन को प्रमोशन। 336 एंग्लो इंडियन को, इसमें एंग्लो इंडियन को प्रमोशन की बात करी गई है। 37 इसमें एंग्लो इंडियन की शिक्षा की बात करी गई है। एंग्लो इंडियन को शिक्षा दी जाएगी। 338 एससी आयोग, 7 सदस्यीय आयोग होगा और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति इस पर नियुक्त कर देगा। संविधान संशोधन था 1989 का, जबकि नंबर था 65 नंबर। फिर आ जाओ 338 तक का एसटी आयोग था, 2003 का संविधान संशोधन है। 39 बताई है, जहाँ पर एससी होगा एसटी होगा वहाँ केंद्र डायरेक्ट अपना शासन करेगा, केंद्र डायरेक्ट कल्याणकारी सुविधाएं चलाएगा। 40 ओबीसी आयोग, पहला ओबीसी आयोग काका का, जबकि दूसरा 27% आरक्षण किसने दिलाया? मंडल आयोग ने। 341 और 342 28 को। फिर आती बात की सबसे पुरानी अभी जनजाति। एसटी का मतलब क्या? जनजाति तो होती है, एससी का मतलब जाति और एसटी का मतलब जनजाति। तो जो पूछ सकता है कि सबसे पुरानी जनजाति नहीं, सबसे पुरानी जनजाति यारबा। यारबा जनजाति सबसे पुरानी जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। अच्छा, सबसे खतरनाक जनजाति बताओ। सबसे खतरनाक जनजाति सेंटलीज अंडमान निकोबार की है।
अंडमान निकोबार की ये विलुप्त होने के कगार पे है, काफ़ी कम बची है, विलुप्त हो सकती है। सेंट्रली सबसे खतरनाक जाति है, तीर कमान चलाती है, पुरस्कार ही मिला था मतलब अपना शिकार तीर कमान से करती है। पुरस्कार लिया हो सकता है। अच्छा, सबसे ज्यादा जनसंख्या में कौन सी जनजाति? इसमें आएगा थारू, सॉरी गोंड, वही गोंड सबसे ज्यादा आती है। अगर गोंड ऑप्शन नहीं आता तो क्या करना पड़ेगा? भील। अगर गोंड ऑप्शन नहीं होगा तब करोगे भील, और अगर गोंड है ऑप्शन में तो भील नहीं करोगे। फिर पूछेगा ये बताओ दीपावली को शोक के रूप में कौन सी मनाती? ये है थारू, ये थारू है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। अच्छा, अब वो अपना मानते होंगे जो भी लगा होगा। अच्छा, ये बताओ सबसे ज्यादा जनजाति घनत्व कहाँ, किस राज्य में? जनजाति घनत्व पंजाब में। अच्छा, सबसे ज्यादा एससी किस राज्य में? एससी उत्तर प्रदेश। और सबसे ज्यादा एसटी मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में एसटी। अच्छा, फिर इनके सुधार के लिए कुछ वो आए थे, अधिनियम आए थे, अधिनियम जैसे आया था तुम्हारा बाल सुधार अधिनियम, बाल निषेध अधिनियम, बालकों से काम नहीं करा सकते। ये कब का था? 1900, वो चार अनुच्छेद नहीं पूछ रहे, हम अधिनियम पूछ रहे हैं। 1986 का अधिनियम था जो ये बनाया गया था। निशक्त बना था एक, और आए थे कुछ आयोग और आए थे, करीब 4-5 आयोग जो आए थे वो ठीक ठाक आयोग है। अच्छा, ये बताओ कि एक और आयोग आया था, बंधुआ मजदूर वाला आया था आयोग, बंधुआ मजदूर आयोग आया था। यानी उस समय जो पुराने समय में थे लोगों को नहीं सीधे उनके यहाँ काम करना पड़ता था, जो जिनके पास खेती ज़्यादा होती थी या जिम्मेदारों के यहाँ काम करना था, या सूदखोर जो किराया ब्याज पर पैसा दे देते थे, फिर पैसा चुका नहीं पाते तो उनके यहाँ काम करना पड़ता था, तो बंधुआ मजदूर होते थे ये अधिनियम कब का है? 1976 का है। जबकि बाल निषेध अधिनियम 1986 का है। निशक्त एक अधिनियम आया था, वो कब का था बताओ? निशक्त जन आयोग 1995 का है। अच्छा, अल्पसंख्यक कब का था? अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, दो आयोग आए थे। अल्पसंख्यक आयोग आया था 1992 का, अल्पसंख्यक था 1993, सॉरी हाँ, अल्पसंख्यक जो था 93 का, जो अन्य पिछड़ा वर्ग का, ये 1993 का। 4-5 आयोग आए थे। तुम्हारा जो भाग 16 है वो केवल तुम्हारा आरक्षण पर आधारित है, और फिर भाग फिर 343 से शुरू हो जाएगा, 343 के बाद 351 तक चला जाएगा भाषा। राजभाषा नहीं, केवल भाषा चलेगा। अब भाषा के अंतर्गत आ जाएंगे तुम्हारी राजभाषा, मातृभाषा, राज्य भाषा, राजकीय भाषा, वो सब अलग अलग है। अब यहाँ से चलने लगेगा भाषा केवल, जो भाग 17 में आ जाएगा। हमारा भाग 16 कंप्लीट।